नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। मैं लगातार सारा इंडिया का भुगतान और निवेशकों का आंदोलन और व्यक्तिगत स्तर पर भी सारा इंडिया के प्रबंधन की खामियां जब मैं निकालता हूं तो मेरे बहुत साथी मुझसे बोलते भी है और सोचते भी होंगे कि भाई चरण सिंह व्यक्तिगत रूप से जो है इस मामले को इतना क्यों गंभीरता से लेता है। एक तो पहला मामला ये है और दूसरा मामला ये कि 2000 के आसपास जब मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़कर संघर्ष कर रहा था पत्रकारिता के साथ ही, वो एक बहुत बड़ी लोकप्रियता उससे हासिल की थी। लगातार बड़े आंदोलनों में भाग लेता रहता था और उस समय जब 2006 में मेरा ट्रांसफर पटना में हुआ, राष्ट्रीय सहारा में था उस समय, तो लगभग 2006 में वो ट्रांसफर हुआ था। 2010 में मेरी वापसी हुई थी। 4 साल एक तरह से मैं अपने उन लोगों के से कट के रहना पड़ा मुझे, जिन लोगों के हक की लड़ाई में यहाँ पर लड़ रहा था। तरह तरह की धारणाएं लोगों की बनी, तरह तरह की भ्रांति थी, तरह तरह की बातें सामने आई। लेकिन वो संघर्ष का दौर था और वो संघर्ष जो यहाँ पर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश नोएडा में कर रहा था, उससे कहीं बड़ा संघर्ष था। दूसरा मामला ये है और तीसरा मामला जो है, मैं इस समय जो अपने इस कार्यक्रम से इंगित करना चाहूंगा, मीडिया में जो शोषण, दमन, हतोत्साहित करने की जो भावना के चलते काम होता है, मीडिया में, ऑफिसों में क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं अपने कनिष्ठों के प्रति, और कनिष्ठ किस दबाव में काम करते हैं, और राष्ट्रीय सहारा के जो मीडिया में किस तरह का माहौल रहा है और आज भी है। इन और जो मैं प्रमुखता से बात आप लोगों से ये बात करना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि चाटुकारिता, चापलूसी कर कर, समझौता कर कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो वो सुन लीजिए कि हमेशा वो आदमी आगे बढ़ा है, उस आदमी ने बुलंदी छुई है जो सच को सच कहना जानता हो और झूठ को झूठ कहना जानता हो। झूठ के सहारे लंबी लड़ाई, लंबी जो है एक ये कह सकते हैं कि लंबा रास्ता तय नहीं किया जा सकता है। तत्काल रूप से आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। और यदि आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है और बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है, बड़ा नाम करना है, तो आपको गलत को गलत और सच को सच कहने का नैतिक साहस होना चाहिए। जो लोग मेरे बारे में अभी कार्यक्रमों को देख रहे होंगे, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आंदोलनों में मेरा रूप देखा होगा या मेरी भाषा शैली देखी होगी, तो दो चीज होती है। एक तो आप प्रवचन दे दीजिए, आप आक्रामक बन जाइए, आप दबे कुचलों की बात कीजिए, लेकिन आपके व्यवहार में कहीं से वो ना दिखाई दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, यदि आप कमजोर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अभाव की बात करते हैं, आप गरीबी की बात करते हैं, आप आंदोलन की बात करते हैं, आप अन्याय के खिलाफ बात करते हैं, आप फाइट फॉर राइट की बात करते हैं, तो आपके आचरण में भी वो सारी बातें होनी चाहिए। तो आज जो पटना का संघर्ष रहा है मेरा, उस पर मैं थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा साथियों का। निश्चित रूप से जो पटना की और मैं कहूंगा पूरे बिहार की जो जमीन है, वो बड़ी क्रांतिकारी है। जब महात्मा बुद्ध रहे हो, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, चाहे बड़ी क्रांति रही हो, गांधी मैदान रहा हो, मतलब जितनी भी बड़ी क्रांति हुई है उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। तो बिहार और पटना, इन सब बातों को लेकर आज मैं ये कार्यक्रम पेश कर रहा हूं साथियों। बड़ा गंभीर कार्यक्रम है और इस आप गौर से इस बातों को, मेरी बातों को सुनिए और जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जब 2006 में राष्ट्रीय सहारा में गोविंद दीक्षित ग्रुप एडिटर थे, उन्हें हटाया गया था और रणविजय सिंह को
सहारा मीडिया में लाया गया था। तो उस दौर में जो गोविंद दीक्षित के ये माना जाता था ये लोग हैं, तो बड़े स्तर पर पटना यूनिट के नाम पर लोगों का ट्रांसफर किया गया और ये उनकी धारणा थी मैनेजमेंट की, ये लोग परेशान होकर, क्योंकि दूर था नोएडा से बहुत, नौकरी छोड़ दें। लेकिन उसकी आड़ में जो स्थानीय प्रबंधन था नोएडा का, एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। हालांकि मैं गोविंद दीक्षित की जो गुड लिस्ट उसमें नहीं था। हम लोग तो जो गोविंद दीक्षित के गलत जो फैसले होते थे उनका विरोध करते थे, लेकिन स्थानीय प्रबंधन ने जो लोग थोड़े स्वाभिमानी थे, जो मैनेजमेंट की गलत बात का विरोध कर देते थे, और विशेष रूप से जब नोएडा जो समाजवादी पार्टी जुड़कर, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करना चाहूंगा, एक बड़ी लोकप्रियता मैंने हासिल की थी और मीडिया में मैं लगातार छाया रहता था। तो स्थानीय प्रबंधन में नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उस ट्रांसफर में मेरा भी नाम लिखा गया। मुझे चैलेंज करना, जो चैलेंज होता है उसे स्वीकार करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, विषम परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को मैं यहाँ बखान करके अपना हल्कापन नहीं दिखाना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा संघर्ष की। हम लोग गए, हम भी थे उसमें, हमने पूरी जिम्मेदारी से काम संभाला और पटना में जो राष्ट्रीय सहारा यूनिट थी वो बड़े भव्य तरीके से उसका लॉन्चिंग हुई और राष्ट्रीय सहारा का नाम जो है वो बिहार में हम लोगों ने 6 महीने में पूरी तरह से छा दिया। बड़ी मेहनत की थी जो हमारे साथी थे उस समय, चाहे वो नोएडा के गए हुए साथी हो या पटना के पुराने साथी हो, बड़ा उस समय संघर्ष हुआ था, कई घंटे काम होते थे, एक बड़ा अच्छा माहौल बना था। तो मैं बात कर रहा हूं संघर्ष की। तो नोएडा के जो लोग गए थे पटना यूनिट में, उनके ये बोला जाता था हर मीटिंग में कि भाई आप टास्क फोर्स के लोग हैं, आपको स्पेशल काम के लिए भेजा गया है। लेकिन कुछ दिन बाद में जब इंक्रीमेंट हुआ सारा मीडिया में, तो पटना में जो आपने स्पेशल टास्क के फोर्स के रूप में जो भेजे थे, स्पेशल काम के रूप में यूनिट को लॉन्च करने के लिए, उनका इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए था नोएडा से। लेकिन हुआ क्या कि नोएडा से जो साथी पटना यूनिट में गए थे, उनका इंक्रीमेंट नोएडा के जो हमारे साथी थे उनसे कम हुआ। मतलब आपने डबल खर्चा जिन साथियों का हुआ था उस समय, पटना में बच्चे अधिकतर लोगों के नोएडा में थे, परिवार नोएडा में था, और वो लोग पटना में जो संघर्ष कर रहे थे और जिसे आपने स्पेशल टास्क फोर्स का रूप दिया था, उनका इंक्रीमेंट कम हुआ। तो ये मैं बात इसलिए भी जो है आज इंगित करना चाह रहा हूं कि जो आज सहारा में बड़े स्तर पर निवेशकों का प्रोटेस्ट चल रहा है, या 2016-15 में जो सारा मीडिया में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसकी भूमिका बनी कैसे, मैं उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि उस दौर में 2008 के आसपास की बात है। अनिल इब्राहिम मीडिया के हेड थे और उस दौर में पटना यूनिट में जो हाईली मैनेजमेंट था मीडिया का, उसका दौरा हुआ, जिसमें आपके गुरु पैटर रणविजय सिंह थे, स्वतंत्र मिश्रा थे, आपके अनिल इब्राहिम थे। तो सहारा में एक दिखावा बहुत ज्यादा रहा है कि जो मैनेजमेंट जाता है कि वो भले किसी की समस्या हल करे ना करे, भले समस्या बताने वाले कर्मचारियों का शोषण दमन शुरू हो जाए, लेकिन एक दिखावे के रूप में मीटिंग में ये जरूर पूछा जाता था कि भाई किसकी क्या समस्या है बताए। तो ये सुब्रत राय जो चेयरमैन है सहारा के, उन्होंने एक माहौल बना रखा था। तो ये जो मैनेजमेंट पटना में गया, भरी मीटिंग में इन लोगों ने पूछा भाई किसी की क्या समस्या है। तो सहारा में सारे लोग जानते थे कि समस्या बताओगे तो उसका कुछ हल तो निकलेगा नहीं, ऊपर से जो है आप अधिकारियों की निगाहों में चढ़ जाओगे और आपका जो है वो परेशान करना शुरू हो जाएगा। तो कोई समस्या बताता नहीं था, क्योंकि मुझे उस चीज की बहुत पीड़ा थी कि भाई डबल खर्चा है और इंक्रीमेंट हुआ तो हमारा ज्यादा होना चाहिए था, और हक की आवाज उठाने में मुझे कहीं से कोई दिक्कत होती नहीं, मैं हमेशा उठाता रहा। तो मैं उस समय खड़ा हुआ। उससे पहले कि मैं प्रकरण और करना चाहूंगा, रणवीर सिंह जो गुरु पैटर्न ने मीटिंग ली थी वहां पर, उस समय स्थानीय संपादक थे देशपाल सिंह पवार, वो हिंदुस्तान से आए थे। तो एक उस समय पुरस्कार योजना चली थी राष्ट्रीय सहारा पटना में कि हर महीने जो है वो
3 जो है वो कर्मचारी जो है उन्हें चिन्हित किया जाता था कि काम के आधार पर इनका काम सबसे बढ़िया रहा है, और उन्हें 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता था। तो देशपाल सिंह पवार क्या करते थे, उनके साथ में जो कर्मचारी आए थे, तो 5-6 महीने से वो पुरस्कार योजना चल रही थी, तो वो घुमा फिरा के उन पे जो उनके साथ में 6-7 लोग आए थे, घुमा फिरा के पुरस्कार उन्हें देते रहते थे। क्योंकि मुझे पीड़ा इस बात की भी थी, काम की तारीफ वो मेरी करते थे। जब भी डेस्क पे आते थे, भाई चरण सिंह तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन जहाँ पुरस्कार की बात आती थी, तो पुरस्कार जो उनके साथ में लोग आए थे, उन्हीं को मिलता था। रणविजय सिंह से मैं कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, वो शुरू से ही मेरा 36 का आंकड़ा जो हो गया था। और रणविजय सिंह जिस तरह से मैं आज बता दूं इस कार्यक्रम से, रणविजय सिंह ने जब हम लोगों की बात हुई, बोला कि बेटा तुम्हें तो नौकरी नहीं करने दूंगा। और मैंने भी कहा था सर देख समय बताएगा। तो एक तरह से 36 का आंकड़ा था, वो मुझे परेशान करने में लगे हुए थे, लेकिन मैं अपने को सही साबित करने में लगा। रणविजय सिंह की भरी मीटिंग में वो जो पुरस्कार योजना देशपाल सिंह पवार ने शुरू की थी, उस पर मैंने उंगली उठा दी और मैंने कहा कि सर घुमा फिरा के जो नए लोग संपादक जी लाए हैं, घुमा फिरा के उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार है कैसा, आप सबके सामने जो है हौसला अफजाई करते हुए, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा लें, आप सबके सामने पुरस्कार दीजिए। वो टेबल के नीचे से जो पुरस्कार का जो चेक जो 1000 रुपए का पकड़ा दिया जाता है, ये पुरस्कार योजना मेरी समझ में नहीं आ रही। बड़ा मामला था सहारा में, सहारा की नीतियों पे आप उंगली उठा रहे हो। लेकिन हालांकि वो पुरस्कार योजना बंद हो गई। देशपाल सिंह पवार क्योंकि यहाँ के मुजफ्फरनगर के ही हैं, और मैं बिजनौर का हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की वजह से, क्षेत्र की वजह से बड़ी नाराजगी उनमें हुई कि यार चरण सिंह ने वहां से आके पश्चिम उत्तर प्रदेश से मेरे खिलाफ बिगुल फूंक दिया। लेकिन बिगुल नहीं था, वो गलत काम का विरोध था। वो एक अधिकारी को आईना दिखाने का विरोध था कि भाई हम नहीं बोल रहे, आप किसी को दीजिए पुरस्कार, लेकिन पुरस्कार तो सबके सामने दीजिए। आपकी नीयत ठीक है, जिससे दूसरे कर्मचारी उससे प्रेरणा लें और वो अच्छा काम करने का प्रयास करें। तो इससे पहला ये प्रकरण था, रणवीर सिंह मुझसे पहले ही जो है फूके बैठे थे, स्थानीय प्रबंधन तो फूका बैठा ही था। तो अनिल इब्राहिम की उस उपस्थिति में, रणवीर सिंह की उपस्थिति में, स्वतंत्र मिश्रा की उपस्थिति में जब मैं गया, मंच पे लाउड स्पीकर लगा हुआ था। भरे लाउड स्पीकर के उस समय भरे मंच में, सहारा के परिसर में, मीडिया में मैंने बोला सर मुझे 15 साल से ऊपर, उस समय 15 साल के मुझे समय हुआ था सहारा में नौकरी करते हुए, कि 15 साल से ऊपर मुझे नौकरी करते हुए हो गए हैं। और उस समय मैं डेस्क पे था, लेकिन रिपोर्टिंग से ज्यादा बाईलाइन खबरें मेरी छपती थी। संपादकीय पेज में लगातार आर्टिकल छपते थे, डेस्क पे पूरा काम करने के बावजूद। तो मैंने कहा सर जब आपने हम लोगों को भेजा कि स्पेशल टास्क फोर्स आप हमें बोलते हैं, और नोएडा में जब इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीमेंट हमारा ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नोएडा के साथियों से हमारा कम इंक्रीमेंट हुआ है। और मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से बोला कि मैं डेस्क पे काम देखने के अलावा सबसे ज्यादा बाईलाइन आप देख लीजिए इन दिनों में मेरी होंगी। रिपोर्टिंग के साथियों को मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा, संपादकीय पेज में लगातार आर्टिकल छप रहे हैं। और मैंने विशेष रूप से बोला कि सर 15 साल नौकरी करने के बावजूद आज आप लोगों ने एक तरह से प्रबंधन पर उंगली थी, आप लोगों ने ऐसे हालात हम लोगों के सामने पैदा कर दिए हैं कि आज बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के पालने के लिए हम लोगों को कर्जा लेना पड़ रहा है। मैनेजमेंट के सामने सरकार, सहारा के प्रबंधन की नीतियों पर उंगली उठाना ये बहुत बड़ा मामला था पटना में। तो सहारा में जो नौटंकी होती है मैं उसकी भी बात करना चाहूंगा। अनिल इब्राहिम ने बोला अरे यार, उस समय मैं अपनी बात रखते रखते भावुक भी हो गया था। तो अनिल इब्राहिम ने बोला यार इतनी बड़ी समस्या है पटना में, भले ही मुझे फ्लाइट कैंसिल करनी पड़े, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। तो मुझे जानकारी हुई कि जो प्रबंधन की आपस में मीटिंग हुई, और अनिल इब्राहिम चोरों की तरह, मिलने की बात छोड़िए, चोरों की तरह वो जो है वहां से निकल गए और उसी फ्लैट से गए। हाँ, उसके बाद में ये हुआ जो जो नोएडा से प्रबंधन जाता था वो पटना परिसर में मीटिंग ना लेकर होटलों में लेने लगा। बोले इतना भय, इतना डर, आप अपने ही कर्मचारियों से, अपने ही जो एम्प्लॉइज से, कनिष्ठ को
फेस नहीं कर सकते। तो उस मीटिंग में सारा के प्रबंधन की नीतियों पर उंगली उठाने का नतीजा ये हुआ कि नोएडा का प्रबंधन के स्थानीय जो पटना का प्रबंधन था, उसके साथ ही नोएडा का जो हाईली उच्च प्रबंधन था, पूरा मैनेजमेंट चरण सिंह राजपूत के पीछे लगा दिया कि भाई इसे नौकरी से निकाला जाए। क्योंकि वो जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई उस मोड़ पर थी। मैं सब चीज बड़ी भली भांति समझ रहा था। मुझे पता रहा ये लड़ाई आर पार की है, और मैं आर पार की लड़ाई मैंने कई बार लड़ी है। तो स्थानीय प्रबंधन जो पटना का था, उसे रणबीर सिंह ने एक तरह से निर्देश दे दिए कि इसके काम में कमियां निकालो और इसे किसी भी तरह से काम के आधार पर कमियां निकाल कर नौकरी से निकालना है। स्थानीय प्रबंधन जो है वो पूरी तरह लगा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, पटना में उस दौर में मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर 300 कारण बताओ नोटिस मुझे दिए गए। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, सहारा में कारण बताओ नोटिस देने के बाद में पनिशमेंट मिलता ही है। और उस समय एक पनिशमेंट ये दे रखा था, आप देखिए इसे आप क्या बोलेंगे, पनिशमेंट के नाम पर 1000 रुपए उस समय वो काटे जाते थे कर्मचारी के। तो जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा जवाब इतना सटीक होता था, इतना आक्रामक होता था कि किसी 100 कास्ट पर जो पटना का प्रबंधन था वो पनिशमेंट नहीं दे पाया। जब उन्हें लगा कि उसी हाल में, और मैं बता दूं जो मुझे जानकारी थी, रणविजय सिंह ने स्थानीय प्रबंधन से ये बोला जब मैंने वो मामला उठाया था, या तुम कैसे लोगों, एक लड़का तुमसे नहीं समझ रहा है। तो वो लड़का संभालने की जो नीतियां चली वहां पर, तो पूरा मैनेजमेंट जो पीछे लगा हुआ था, उन 300 कारण बताओ नोटिस और प्रबंधन के पूरी तरह से नौकरी लेने की जो नियत से कार्यशैली के बाद में, 300 नोटिस देने के बाद में, जब मुझे ऐसा एक नोटिस मिला कि इस नोटिस पे जो है स्थानीय प्रबंधन और इस प्रबंधन मिलकर नौकरी ले ही लेगा, तो जो 3 पेज का मैंने जो जवाब वहां के स्थानीय प्रबंधन को दिया था, वो एचआर के पास अभी भी होगा वहां पर। वो जवाब हमारे उन साथियों को भी सुनना चाहिए जो मीडिया में काम करते हैं, उन साथियों को भी सुनना चाहिए जो चाटुकारिता चापलूसी के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन साथियों को भी सुनना चाहिए जो स्वाभिमानी है, अन्याय का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में व्यवस्था सुधरे। वैसे तो 3 पेज का ये जो है जवाब है, लेकिन उस समय मैं आपको बता दूं, पटना में उस समय मैं लोकल डेस्क पे था, और लोकल डेस्क का प्रभारी जो थे वो राकेश सैन थे, और स्थानीय पर जो उस समय संपादक थे वो हरीश पाठक थे। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय बिल्कुल आर पार की लड़ाई थी, और मुझे लग गया था कि इस नोटिस के बाद में सारा प्रबंधन मेरी नौकरी ले ही लेगा। तो जो मैंने जवाब दिया था, मैं बताऊं आपसे, सारी चीज लिख के जो निचोड़ में आपको बता रहा हूं, मैंने ये लेटर जो है, ये जवाब स्थानीय जो संपादक थे हरीश पाठक, उनको लिखा था। उन्होंने किसी मेरे काम में कमी निकाली थी, उस चीज को ये जवाब लिखा था, उसके मैं इंगित करना चाह रहा हूं। सुनिए जवाब, बहुत गौर से सुनिए। यह मामला आपके संज्ञान में आने पर भी आपने श्री सैन मतलब राकेश सैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, अगले ही दिन 22 दिसंबर को, ये 2009 की बात है, अगले ही दिन 22 दिसंबर को एक एडिशन में कैरिकेचर रिपीट होने पर भी श्री सैन पर कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि संबंधित सब एडिटर को दंडित करने का निर्देश आपने जारी कर दिया। उसमें जो निर्देश जारी किया था उसका मैंने जो है वो पेपर भी संलग्न किया था। जबकि इसके पूर्व इसी चूक के लिए आप तत्कालीन लोकल डेस्क प्रभारी श्री सत्यपाल श्रेष्ठ को आर्थिक दंड दे चुके हैं। मतलब एक तरह से पहला जो प्रभारी था लोकल डेस्क का, उसे दंड दिया जा चुका था, लेकिन राकेश सैन को दंड नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, समीक्षा रिपोर्ट में आप अच्छे काम के लिए डेस्क प्रभारी को बधाई देते हैं और त्रुटियों के लिए संबंधित सब एडिटर को दोषी ठहराते हुए दंडित करने का निर्देश देते हैं। मतलब अच्छा काम करेगा तो प्रभारी श्रेय लेगा, यदि काम गलत होगा
तो आप जो संबंधित वहां सब एडिटर हैं उन्हें पनिश करेंगे, उन्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। जो मैंने बोला, देखिए यदि आप किस संस्था में काम कर रहे हैं तो संस्था का आपको वफादार हितैषी बनकर रहना चाहिए। किसी मालिक से, किसी अधिकारी से संस्था नहीं चलती है। संस्था में आप काम कर रहे हैं, संस्था बड़ी चीज होती है, व्यक्ति कोई बड़ा चीज नहीं होता है। तो मैंने जो जवाब वहां दिया था, मैं उन मीडिया के कर्मचारियों से बोलना चाहता हूं जो वास्तव में स्वाभिमानी है और कुछ करना चाहते हैं। देखिए जवाब क्या दिया था उसमें। संपादक जी, आपके द्वारा कनिष्ठों के प्रति बरता जा रहा भेदभावपूर्ण रवैया अखबार के लिए घातक साबित हो सकता है। किसी संपादक को उस दौर में, सारा में, आईना दिखाना कि आप जो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, ये इससे अखबार का नुकसान हो रहा है। ये नैतिक साहस उस समय मैंने दिखाया था। और आगे सुनिए। महोदय, जहां तक समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेखित त्रुटियों का सवाल है तो इसे रोकने में वरिष्ठों की सावधानी और कार्य क्षमता भी जरूरी है। महोदय, यह सभी जानते हैं कि वरिष्ठों को पेज दिखाने, उस समय पेज अभी भी, अब पहले ऑपरेटर पेज लगाते थे, लेआउट डिजाइनर, लेकिन अब सब एडिटर जो है वहां के या टेक्स्ट प्रभारी वही पेज लगाते हैं, क्योंकि व्यवस्था प्रिंट मीडिया में हो चुकी है। तो सब एडिटर ही पेज लगाते थे। सभी जानते हैं कि वरिष्ठों को पेज दिखाने का एकमात्र मकसद त्रुटियों पर अंकुश लगाना होता है। डेस्क प्रभारी, उसके बाद स्थानीय संपादक के स्तर पर पेज दिखाए जाने पर भी गलतियां समय पर इंगित नहीं हुई हैं। तो इसके लिए केवल मुझे, मतलब मुझसे जो जवाब मांगा था उसका जवाब है, केवल मुझे ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मतलब यदि एक टीम वर्क होता है अखबार का, उसमें यदि इस डैश प्रभारी या संपादक पेज चेक करता है तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पेज चेक इसलिए कराया जाता है। हाँ, इनसे मैं हर रोज सीख जरूर लेता हूं और अगले ही दिन कोई चूक ना हो इसका प्रयास अवश्य करता हूं। ये नैतिक तथ्य, यदि कहीं गलती होती है, आदमी गलतियों का पुलंदा है, कहीं गलती होती है मैं सीख लेता हूँ, उसमें सुधार करता हूँ। अगर कोई गलती छूट जाती है तो मुझे भी उसका काफी अफसोस होना चाहिए आदमी के अंदर। यदि कुछ गलती होती है तो उसका अफसोस आदमी को होना चाहिए, एहसास करना चाहिए। जो लब्बो लुबाब वहां का उस लड़ाई का था, उसे आप गौर से सुनिए। महोदय, जहां तक मेरा मानना है कि हिंदी जैसी जटिल भाषा में हर कोई पारंगत नहीं हो सकता है। आपके द्वारा संपादित खबरों में भी कई ऐसे शब्द आपके हाथ से लिखे होते हैं जो गलत होते हैं। ये लड़ाई उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि संपादक को आईना दिखाना बहुत जरूरी हो गया था। उदाहरण के लिए, एक साथी रिपोर्टर को कॉपी में अंतरराष्ट्रीय को क्रॉस कर आपने अंतरराष्ट्रीय लिखा, मतलब अंतरराष्ट्रीय उन्होंने स्थानीय संपादक हरीश पाठक ने गलत ढंग से लिख रखा था। वह भी एक कॉपी में दो जगह उन्होंने लिख रखा था। तो उस संलग्नी मैंने कॉपी उस समय की थी। जबकि जो जैसे अंतरराष्ट्रीय लिखा जाता, मैंने ये भी बताया अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। इतना ही नहीं, कार्यवाही जैसे शब्दों में भी आपने कई बार भ्रम की स्थिति पैदा की है। मतलब एक्शन और प्रोसीडिंग, मतलब एक कार्यवाही, जैसे संसद की कार्यवाही चल रही है, कोई काम चल रहा है, लेकिन कार्यवाही जो एक्शन लेना है, तो जहां एक्शन लेने की बात थी डेस्क प्रभारी की, वहां उन्होंने कार्यवाही लिख रखा था, जैसे कहीं संसद की कार्यवाही चल रही है। तो वो भी मैंने उन्हें आईना दिखाया। इस बात से संपादकीय विभाग के लगभग सभी साथी परिचित हैं। मतलब वो जो जैसा करते थे, संपादकीय विभाग के सभी साथी जानते थे। 22 दिसंबर 2009 की समीक्षा रिपोर्ट पर कैरिकेचर रिपीट होने पर आपने संबंधित सब एडिटर को दंडित करने के लिए डैश प्रभारी को निर्देश दिया है। मतलब वो जो मामला था उस पर मैंने इंगित किया था, उसके खिलाफ कार्यवाही करें, मतलब कार्यवाही की जगह कार्यवाही उन्होंने लिखा था, जबकि यहाँ पर कार्यवाही होना चाहिए था। मैंने खुद जवाब में लिखा है। इतना ही नहीं, 9 अक्टूबर 2009 की समीक्षा रिपोर्ट में समीक्षक को दिए गए निर्देश में माननीय समूह संपादक जी ने, देखिए ये वो लड़ाई उस दौर पे पहुंच चुकी थी
कि जो समूह संपादक रणविजय सिंह थे, उनकी हस्तलिखित मैटर में भी काफी गलतियां होती थी। तो इंगित करना भी मेरे लिए जरूरी हो गया था। वो लड़ाई उस दौर पे थी। देखिए, मान्य समूह संपादक जी ने लिखा है, मनचाही अनचाही खबरें है कि नहीं, मतलब जहां छोटी की आनी चाहिए, लघु की आनी चाहिए, वहां बड़ी की लिख रखा है, दीर्घ की लिख रखा है। पेज पर चार्ट ग्राफ है कि नहीं, वहां भी बड़ी की, मतलब जहां दो जगह जहां बड़ी छोटी की आनी चाहिए थी, वहां बड़ी, मतलब ग्रुप एडिटर के पद पर बैठा हुआ आदमी, जो कक्षा 1 में नर्सरी में चीजें पढ़ाई जाती है कि छोटी की कहाँ आनी चाहिए, बड़ी की कहाँ आनी चाहिए, वो ज्ञान नहीं है उस आदमी को। सारा में ऐसे अधिकारी बनते थे, लेकिन फिर भी मेरी मंशा उन्हें नीचा दिखाने की नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो एक नौकरी लेने के लिए मेरे खिलाफ पूरा मैनेजमेंट खड़ा कर दिया था, तो उसके जवाब में ये सारी बातें इंगित करना जरूरी हो गया था। महोदय, जहां तक मेरी जानकारी की बात है, जहां की लिखा गया है वहां की होना चाहिए था, मतलब की मैं बात कर रहा हूं। अब जो देखिए लब्बोलुबाब, मेरा उद्देश्य वरिष्ठों को गलती निकालना नहीं, ये नैतिकता थी, बल्कि मात्र यह बताना है कि भूल चूक हुई छोटी सी गलती के लिए आरोप पत्र देना कहां तक न्यायोचित है। मतलब जो सो कास्ट नोटिस वो देते थे, आरोप पत्र जो वो देते थे, उसमें मैंने उंगली उठाई थी कि आप इतनी बड़ी गलती करेंगे, कुछ नहीं, एक छोटी सी गलती यदि सब एडिटर कर रहा है तो आप उसे आरोप पत्र दे देंगे। महोदय, एकाध शब्द को लेकर मेरी चूक से आप मुझे नाकाबिल साबित करने का प्रयास कर क्या बताना चाहते हैं। मतलब छोटी छोटी गलती के लिए, मतलब मैनेजमेंट जो है उस समय नाकाबिल साबित करके कमियां निकालकर वो नौकरी से उसे में मुझे निकालना चाहता था। यह तो आप ही बेहतर जानते हैं, क्षमा करें महाशय, सच्चाई तो वैसे भी कड़वी होती है। आपने जिस मोड़ पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, वहां मेरे लिए इस शब्द इस हद तक अपनी स्थिति स्पष्ट करना नितांत जरूरी लग रहा था। साहब गोई के लिए मुझे माफ करें। ये जो पटना की यूनिट थी राष्ट्रीय सहारा की, उस प्रबंधन को, उस संपादक को ये जवाब दिया गया था, एचआर में ये होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं और ईमानदार हैं, काम में आप कार्यकुशल हैं, दुनिया की कोई ताकत जो है आपको गलत साबित नहीं कर सकती है। पूरा प्रबंधन नोएडा का, पूरा प्रबंधन पटना का चरण सिंह राजपूत की नौकरी लेने के लिए लगा हुआ था, लेकिन नौकरी नहीं ले पाया। ग्रुप एडिटर सीधा लड़ाई थी, ग्रुप एडिटर नौकरी से निकालना चाहता था और मैं ग्रुप एडिटर को एहसास कराना चाहता था, और हुआ यही। देखिए, यदि आप ईमानदारी से लड़ाई, कितनी परेशानी मेरे सामने भी आई उस समय, कितनी बड़ी परेशानी हो, यदि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और वही हुआ। जब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे थी, और मैं बता दूं आपसे, इस नोटिस के बाद में भी, इस जवाब के बाद में जो सहारा का प्रबंधन था उसकी चूल्हे हिल गई थी। फिर मुझे एक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई आरोप पत्र या कोई शोकास नोटिस जारी करे। हाँ, अब वो समय था कि किसी भी तरह से अब जो है रणविजय सिंह के निर्देश थे कि नौकरी से निकाला जाए, लेकिन इतना दम था उन जवाब में, उस दस्तावेज में, उन्हें आभास था कि यदि इसके साथ हमने गलत किया इस समय तो ये सीधा कोर्ट जाएगा, और कोर्ट में मैं सबको नंगा कर देता, और अभी भी किया है मैंने, ऐसा नहीं। स्थान जो सहारा का प्रबंधन था वो कैसे नंगा किया वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ऊपर वाला कैसे साथ देता है। नोएडा का प्रबंधन बदला, उपेंद्र राय को मीडिया की कमान दी गई, और विजय राय जिनसे हमारे व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध थे, और मैं तारीफ करना चाहूंगा आज विजय राय की, वो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, और वो कितनी बाद में उनकी गलतियां रही हों, लेकिन वो आदमी इंसानियत उसके अंदर है। तो विजय राय एसएनबी हेड बने सारा न्यूज ब्यूरो के, और उपेंद्र राय उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो विजय राय से जब मैंने सारी चीजें बताई तो विजय राय की चीज समझ में आई। वही रणविजय सिंह गुरु पैटर जो कहता रहा मैं तुम्हें नोएडा नहीं आने दूंगा, और मैंने किसी बात करता था
वो कहता नोएडा नहीं आने दूंगा और कहीं भी भेज दूंगा। वही रणवीर सिंह गुरु बैटर, और मैं नोएडा वापस आया। हाँ, मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। उस नोएडा वापस आने में विजय राय ने मेरी मदद की थी। हालांकि जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हम लोगों पे एक्शन लिया गया, तो उस समय भी विजय राय ग्रुप एडिटर थे। हाँ, लड़ाई में मैंने भी बोला था उनसे कि आप मैनेजमेंट के आदमी, आप मैनेजमेंट की बात करिए, हम कर्मचारी हैं, हम मीडिया से के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो जिस समय सहारा में कोई बोल नहीं सकता था मैनेजमेंट के खिलाफ, उस समय ये हाँ, ये भी मैं आपको जो बता दूं, इस समय पटना के जो हमारे साथी थे राष्ट्रीय सहारा का, कि उस लड़ाई में बड़ा सहयोग किया था। और मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। जो साथी नोएडा से हमारे साथ में गए थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग मुझे उसमें नहीं मिला, लेकिन लड़ाई जीते आए। लेकिन उस समय मेरे बिल्कुल दिमाग में ये बैठ चुका था कि सारा प्रबंधन ने तो अपनी तरह से नौकरी लेने की पूरी कोशिश कर ली है और नौकरी जा चुकी थी। अब मुझे सारा का जो प्रबंधन, जो अराजकता है, जो शोषण और दमन की जो नीतियां सारा में है, उन्हें उजागर करना है। और सारा में जो है मैनेजमेंट को एक आईना जरूर दिखाना है। तो 2010 में जब 2 अक्टूबर को मैं सारा परिसर में आया और मैंने ज्वाइनिंग की, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य अब सारा में ये बचा था कि स्थान जो वहाँ का उच्च प्रबंधन है, सारे की अराजकता है, खामियां है, जो शोषण है, दमन है, उन चीजों को आगे लोगों तक कैसे पहुंचे। दौर चलता रहा, और वो दौर था जब मैं गया, रणविजय सिंह थे उनके बड़े जो है घनिष्ठ थे, ददीबल यादव। तो नोएडा परिसर में बड़ा टेरर का माहौल था उस समय जब मैं आया, और बड़े डरा रखे थे रणवीर सिंह ने लोग। तो हम तो जब रणवीर सिंह से आर पार की लड़ाई हुई, और तो हम तो बेबाक रूप से फिर काम वहां रहे नोएडा परिसर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो डर था नोएडा परिसर में कर्मचारियों में, रणविजय सिंह का, ददीबल यादव का, वो निकाला। 100 का जो है मुझे एक आरोप पत्र उनने क्या कर, देखिए मैनेजमेंट बाज नहीं आता है। ददीबल यादव जो रणवीर सिंह के घनिष्ठ थे, उनके अंडर में जो है प्रादेशिक डेस्क पे काम करने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। तो ददीबल यादव शुरू में तो उन्होंने, वो पुरानी बात थी, लेकिन जब उन्हें लग गया ये दूसरे हिसाब से तैयार हो चुका है, मैंने ददीबल यादव को जो है बहुत हिंदी में समझा दिया था कि देखो पटना में इतना झेल चुका हूं मैं, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। एक मनीषा, जो मनीषा मिश्रा एक समय समीक्षा करती थी, जो पेज बनते थे, तो एक क्रासर कंडेंस हो गया था उसमें, और कोई कमी नहीं थी, तो उस पर आरोप पत्र दे दिया। मैंने बोला नहीं यार, इस पे क्या इस पे जवाब दिया जाए। तो 10 बजे तक हम 2 से 10 ड्यूटी थी हमारी, 10 बजे तक जब मैंने जवाब नहीं दिया, और जिन लोगों जो जो अपनी गलती मान लेते थे उन्हें पनिश कर देते थे। तो बोला यार 4 लाइन लिखने में क्या जा रहा है, मैंने इसमें क्या जवाब देना है। तो 4 लाइन मैंने जो लिखी, उसमें ददीबल यादव और जो वहाँ के स्थानीय संपादक थे विनोद रतोड़ी बिलबला उठे। मैंने लिखा कि ये पेज मैंने ददीबल यादव को भी दिखाया था, यदि आप पेज देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है। यदि क्रासर में कंडेंस में की गड़बड़ है, पेज में की गड़बड़ है, तो जितना जिम्मेदार मैं हूं, मुझसे ज्यादा ददीबल यादव है। वो नैतिक साहस मैंने उस समय दिखाया था। तो ददीबल यादव और विनोद रतोड़ी बिल्कुल उठे, जैसे सारा में सुब्रत राय का हवाला देकर, सुब्रत राय के बच्चों का हवाला देकर, उनकी बीवी का हवाला देकर, जेबी राय का हवाला देकर दबाव बनाया जाता है। तो ऐसे ही ददीबल यादव ने, और उसमें नोटिस पढ़ के आओ, सुशांत राय का कोई नोटिस था उसमें, सुशांत राय का बड़ा उसमें प्रवचन दे रखे थे। मैंने 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 पटना में बहुत नोटिस पढ़े हैं, अब मैं नोटिस ही पढ़ रहा हूँ। आपने पेज चेक किया नहीं किया, हाँ किया है, तो गलती आपकी नहीं है, आप क्या पेज चेक करते हैं। तो कोई जवाब नहीं बना, बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लोगों के धीरे धीरे जो है डर निकला। और जो वही अब उसी परिसर में सारा की जो प्रबंधन था, उसकी अराजकता के खिलाफ आवाज उठने लगी। 2014 में जब सुब्रत राय की गिरफ्तारी होती है, तिहाड़ जेल जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और जब कई महीने तक सैलरी नहीं मिलती है, वही सारा भक्त, वही सुब्रत राय के भक्त
वही जो लोग स्थानीय प्रबंधन से डरते हैं, वही लोग खड़े होते हैं और सहारा की अराजकता के खिलाफ एक आवाज उठाते हैं। वो था सहारा के खिलाफ सहारा मीडिया का आंदोलन 2015 में। ब्रजपाल चौधरी में तारीफ करना चाहूंगा, भले ही वो बाद में इस प्रबंधन के दबाव में आ गए। ब्रजपाल चौधरी और मैं, हम दोनों खड़े हुए और ब्रजपाल चौधरी को हमने आगे किया क्योंकि और चीजें देखनी थी। एक बड़ा आंदोलन सारा मीडिया में हुआ। नोएडा, पटना, वाराणसी, देहरादून, गोरखपुर, सारी यूनिटें ठप। सारा का जो टेलीविजन था, टीवी था, वो ठप। स्वाभाविक भी था, मालिकानों के अय्यासी में कमी नहीं थी, प्रबंधन के किसी खर्चे में कमी नहीं थी, रोज गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन सैलरी आप नहीं देंगे। 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक का बकाया लोगा हो चुका था। एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जब सुब्रत राय तिहाड़ जेल में थे तो उसे प्रतिनिधिमंडल बुलाया था। मैंने बोला भी कई बार, उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी विशेष रूप से गया था और ये सेबी का मामला भी तब तेजी से उठ रहा। उस समय सुब्रत राय ने, मैं बार बार बोलता हूँ कि बोला कि भाई सहारा में एक ही नेता है और वो सुब्रत राय है, कोई नेता बनने की कोशिश ना करे। तो सुब्रत राय ने बड़ा दबाव दिया, लेकिन वो हम लोग पूरे माहौल बना गए थे, हम लोग दबाव में नहीं आए। तो उस समय सहारा का जो नोएडा ऑफिस था, जो लोग देख रहे थे कि चरण सिंह राजपूत क्या कर रहा है उस दौर में, जो यहाँ सक्रिय नहीं था, सहारा के नोएडा के जो ऑफिस परिसर में हमने टेंट गाड़ दिया था उस समय, और जिसे सुब्रत राय को भारत का डॉन बोला जाता है। और वो टेंट नोएडा के सहारा परिसर में नहीं माना जा रहा था, वो ये माना जा रहा था कि सुब्रत राय के सीने पर टेंट गाड़ दिया गया था। और उस समय जब मैंने वहां से आकर, उस प्रतिनिधिमंडल जब आया वापिस और हम लोग तिहाड़ जेल से आए, तो जो मैंने स्पीच दी थी उसमें लब्बो लुबाव ये था कि अन्याय के खिलाफ यदि आवाज उठाना नेतागिरी है तो आज से नेता हैं। और सुब्रत राय बड़ा दिखावा करते हैं देशभक्ति का। तब हमने कहा था कि असली चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, लोहिया, जेपी, गांधी अब सहारा में पैदा हुए हैं। बड़ा आंदोलन हुआ, एक बार नहीं 3 बार हुआ मीडिया में। और आज पूरे देश में सहारा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं जो कई कई किलोमीटर तक सुब्रत राय के पैर छूने के लिए लालायित रहते थे। ये होती है अराजकता के खिलाफ आवाज उठाना, ये होती है अन्याय के खिलाफ लड़ना। और जो सुब्रत राय बोलते थे कि मेरा 10 लाख से ऊपर का परिवार है, कोई यूनियन नहीं है, कोई विरोध की आवाज नहीं है, मेरे ग्रुप में लोकतंत्र है। जब आप अपनी नीतियां थोपेंगे, अराजकता का माहौल बनाएंगे, जब आप किसी की समस्या को सुनेंगे नहीं, जब आप चाटुकार चापलूस प्रबंधन रखोगे, स्वाभिमानी आदमी, ईमानदार आदमी आपको बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसके परिणाम ये होंगे जो आज सहारा में हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो अडानी प्रकरण इस समय उभर के आया, इंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद में, उस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा, सेबी जो आज पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, सुब्रत राय और सहारा पर जो शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन अडानी ग्रुप के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में अडानी ग्रुप पर एक्शन होना चाहिए। और जैसे सहारा निवेशकों को लेकर सेबी ने जो एक्शन लिया है, ऐसे ही जो अडानी ग्रुप में निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, उसको पैसा कैसे उनका ना डूबे, उनका पैसा मिले, उस पर एक्शन होना चाहिए। साथियों, इसके कार्यक्रम को पेश करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप यदि किसी संस्था में काम करते हैं, उसके प्रति वफादार रहिए। संस्था को जो लोग डैमेज कर रहे हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलिए। नुकसान होगा, लेकिन संस्था के प्रति आपको भला सोचना चाहिए। और संस्था के, यदि आपको लग रहा है कि संस्था का मालिक और प्रबंधन भी, उनकी नीतियां संस्था को डैमेज करने वाली हैं, तो आप उन्हें भी सलाह दीजिए। और ये जो समझौतावादी प्रवृत्ति चल रही है, इसमें जज्बा बरकरार रखिए, आगे बढ़िए और अन्याय का विरोध करिए। और मीडिया में तो विशेष रूप से, मीडिया में जो चाटुकारिता, चापलूसी, दमन और शोषण का जो दौर चल रहा है, इसके खिलाफ साथियों आवाज उठाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो हमारी नई पीढ़ी, जो हमारे बच्चे मीडिया में आने का सपना पाले हुए हैं, कुछ कर गुजरने का उनका सपना है, वो दमन हो जाएगा।
उनकी भावनाएं आहत होंगी, उनके सपने दमन हो जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो नई पीढ़ी है वो एक तरह से मानसिक रोगी बनकर रह जाएगी यदि इस समय अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और जो मीडिया इस समय जो गतिविधियां हैं उसको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।